अच्छा, सॉरी, मैंने अपना ही माइक म्यूट किया हुआ था और मैं बोली जा रहा था। करेंसी ऑप्शंस पे बात शुरू करते हैं। उस्मान से पूछते हैं कि करेंसी ऑप्शंस, क्योंकि हमने पहले पढ़ी हुई हैं, तो ऑप्शंस क्या होते हैं उस्मान? जी उस्मान। मैं नहीं बताऊंगा। कोई नहीं, बताना पड़ेगा। सर अक्सा, ये क्या होती हैं फिर जो करेंसी ऑप्शंस, क्या कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? सर ऑप्शंस जो होते हैं, एक ऑप्शन टू बाय होता है और ऑप्शन टू सेल। एक पुट ऑप्शन होता है और एक कॉल ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, और जुनेद बताएगा कि ऑप्शंस बेसिकली होते क्या हैं। दो उन्होंने अक्सा ने बता तो दी कि ये क्या होती हैं, इसमें हमारे पास चॉइस क्या होती है, लेकिन ये बेसिकली क्या होते हैं जुनेद? सर ऑप्शन टू बाय, ऑप्शन टू सेल, ये तो पता है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, और अवैस, ये क्या होता है यार, ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली बायर को राइट देते हैं कि जब वो जिस स्पेसिफिक रेट के ऊपर वो सेल करना चाहे। ठीक है, कि सबसे पहली चीज के एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि होल्डर ऑफ द ऑप्शन को, मेकर ऑफ द ऑप्शन को नहीं, होल्डर ऑफ द ऑप्शन को ये राइट दे कि राइट एंड नॉट द ऑब्लिगेशन, यानी उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, उसका ये राइट है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता तो वो कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स होने दे। कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती जी, लेकिन कोई उसमें फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट को जो एग्जीक्यूट प्रीमियम प्राइस तो पे करनी पड़ती है ना। हाँ, और उसके लिए फिर वो ये है कि ऑब्वियसली एक प्रीमियम पे करेगा ये राइट को मेंटेन करने के लिए या राइट अपने पास रखने के लिए, और वो प्रीमियम जो उसने पे किया हुआ है ये राइट को हासिल करने के लिए, वो ऑब्वियसली प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन में डेफिनेटली इस्तेमाल किया भी जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब इन्होंने सर तो इसमें और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि वो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसमें बैकिंग आउट की ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये है कि हमने जैसे पहले बात की थी कि कॉन्ट्रैक्ट से निकला ज़रूर जा सकता है, और वो निकलने का एक तरीका ये है कि आप कोई और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें किसी और के साथ, ऑपोजिट पोजीशन ले लें, काउंटर कर। हाँ, या फिर ये है कि अगर वो दूसरी पार्टी मान रही है तो आप जी, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वक्त से पहले एग्जीक्यूट कर लें, लेकिन दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ ही ये चीज जो है वो हो सकती है। जो फ्यूचर्स जो जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में ये हो रहा है कि सिर्फ एक पार्टी को ये चॉइस दी जा रही है, कि सिर्फ एक पार्टी को जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, जिसने कहा कि मैं चीज सेल करूंगा, या जिसने कहा कि मैं चीज बाय करूंगा, और वो ये कॉन्ट्रैक्ट कि मैं परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, या मैं चीज सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, इस बंदे को आपने राइट नहीं दिया हुआ कि ये बैकआउट कर सके। इसको हर सूरत में जो इस कॉन्ट्रैक्ट इसने बनाया है वो कॉन्ट्रैक्ट इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कि अगर इसने कहा है कि मैं चीज बेचूंगा तो उसको बेचनी पड़ेगी, अगर वो कह रहा है कि मैं खरीदूंगा उसको खरीदनी पड़ेगी, ये बैकआउट नहीं कर सकता। हाँ, जो बंदा जिसने एक्सेप्ट किया है, जो कि होल्डर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कह रहे हैं, उसके पास ये राइट जरूर है कि अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करे, और अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ना करे। ये राइट अपने पास रखने के लिए वो इसका प्रीमियम जो है वो पे करेगा, कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन बात मेरे हाथ में रहे, मैं चाहूं तो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाए, मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स होने दूं और कहूं कि मैंने
मुझे ये चीज जो है वो पसंद ही नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी है, एन ऑप्शन इज समथिंग दैट गिव्स इट्स होल्डर the right but not the obligation to take a particular course of action at some time in future. Typically an option gives its holder the right but not the obligation. उसके ऊपर ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करे, उसका राइट जरूर है कि अगर वो अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहता है तो ठीक है, नहीं करना चाहता तो ना करे। ठीक है जी, अब इसमें ऑप्शंस की जरा दो तीन किस्में थी। एक जो था वो फाइनेंशियल ऑप्शन थी, एक जो है वो कमोडिटी ऑप्शन है। फाइनेंशियल ऑप्शंस वो हैं, फाइनेंशियल ऑप्शंस वो हैं जिसके ऊपर जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ऑप्शंस के ऊपर बेसिकली हमारी बात हो रही है। फाइनेंशियल ऑप्शंस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि यानी कोई किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को परचेज करने या सेल करने का जो है वो राइट जो है वो देते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? वो चीजें जो कि एक यानी डिफरेंट हैसियत से वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी एक पार्टी की बुक्स में एसेट के तौर पे अपीयर हो रहा हो और दूसरी पार्टी की बुक्स में लायबिलिटी के तौर पे अपीयर हो रहा हो। मसलन अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल का कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपसे चीज खरीदी, आप मेरी बुक्स में लायबिलिटी के तौर पे जो है वो शो हो रहे होंगे और मैं आपकी बुक्स में एसेट के तौर पे अपीयर हो रहा हूँगा। आपकी बुक्स में आप मुझे डेटर लिखेंगे, अपनी बुक्स में मैं आपको क्रेडिटर लिखूंगा। एक ही कॉन्ट्रैक्ट है जिसने दो डिफरेंट किस्म की चीजों को वजूद दिया है। ऐसी चीजों को फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, उसी के अंदर जो है फिर वो फाइनेंशियल एसेट्स भी आ जाते हैं। तो खैर कमोडिटी ऑप्शन है कि किसी भी चीज काइंडली दोबारा से एक दफा समझा दीजिएगा कि ये फाइनेंशियल एसेट्स किसी एक की बुक में एसेट के तौर पर और दूसरी की बुक में लायबिलिटी के तौर पे शो हो रहे होते हैं। हाँ जी, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने अभी आपको उसका बताया था क्रेडिट सेल और परचेज का। आपने मुझे क्रेडिट सेल की तो आपने अपनी बुक्स में, अब कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्रेडिट सेल्स का है, सेल और परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है। आपकी बुक्स में मैं डेटर के तौर पे अपीयर हो रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके पैसे देने हैं, और मेरी बुक्स में आप जो है वो लायबिलिटी के तौर पे अपीयर हो रहे हैं क्योंकि आपसे मैंने उधार लिया हुआ है। बैंक लोन एग्रीमेंट है। तो सॉरी जी, मेरा जरा वो I guess I was dropped out or I was क्योंकि वो बार बार कनेक्टिंग आ रहा था, तो मेरे जरा को नेट के इश्यूज भी थोड़े बहुत आज चल रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, हमने दूसरी बात जो की थी यानी कनेक्शन डिस्टॉर्ट होना। स्क्रीन शेयर कर दें। हाँ जी, और रिकॉर्डिंग तो हमारी चल ही रही है। अच्छा, तो दूसरा जो एग्जाम्पल है अवैस, वो लोन एग्रीमेंट का है, बैंक लोन एग्रीमेंट। मेरे लिए जो बैंक अकाउंट होगा वो एसेट के तौर पे अपीयर होगा, जबकि आपकी बुक्स में बैंक की बुक्स में मैं उसका डेटर रिकॉर्ड किया जाऊंगा कि बैंक वालों ने मुझसे इतने पैसे लेने हैं। इसके अलावा भी फिर और भी इसकी एग्जांपल्स और भी बहुत सी हो सकती हैं। आपके लिए एसेट तो नहीं होगा ना, बैंक के लिए एसेट होगा। मेरे लिए जो बैंक लोन आपके लिए तो लायबिलिटी होगी ना, आपने पैसे देने हैं। हाँ जी, मेरे लिए बैंक लोन लायबिलिटी और बैंक हाँ। के लिए मैं एसेट हो गया। ठीक है, तो ये जो लोन एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट जो है वो एक पार्टी की बुक में लायबिलिटी के तौर पे अपीयर हो रहा है और एक पार्टी की बुक में जो है वो एसेट के तौर पे अपीयर हो रहा है। ठीक हो गया बस? इसी तरह एडवांस पेमेंट भी ऐसे ही होगा ना सर? हाँ जी, समझ आ गई। और अगर कोई
it's a very long topic and very lengthy and complicated topic. इसमें अब मैं वो बताने लगा हूँ, लेकिन आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे, तो मैं वैसे बताना नहीं चाह रहा था लेकिन दिल भी कर रहा है. कैश इज अ फाइनेंशियल एसेट. अब वो कैसे, तो बस हम इसकी बहस में, शेयर्स में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. Whether that investment is a long-term investment or is of a short-term nature, both will be regarded as a financial instrument. इसमें जो convertible securities होती हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं, जिनको हम hybrid securities कहते हैं. इसमें ये वाले options भी आ जाते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं. Derivative instruments जो हैं वो भी, derivative instruments भी जो हैं वो financial instruments की ही examples हैं. खैर, ये एक्स्ट्रा हो गया सर, वे बाकी जो पड़ा है वो भी बुला रहा है सर ये. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. तो इसके ऑपोजिट जो है वो रियल ऑप्शंस हैं. रियल ऑप्शंस जो होती हैं वो कैपिटल बजटिंग में यूज की जाती हैं. आपने जब कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ी होगी तो उस वक्त आपने कैपिटल बजटिंग करते हुए शायद इसको आपने शायद पढ़ा हो. जो वरना अगर आपने नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह जब अभी आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक सब्जेक्ट होगा उसमें इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तो उसमें फिर हम ये इसको बहुत डिटेल में हम इन सबको रियल ऑप्शंस को हम डिस्कस करते होते हैं. कैपिटल बजटिंग में बहरहाल ये जो है वो इस्तेमाल होती हैं. 3 एग्जांपल्स उन्होंने यहाँ पे इसकी दी हुई हैं, हम इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं. कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस जो है वो 2 टाइप्स हैं ऑप्शंस की. कॉल ऑप्शंस, जो कॉल ऑप्शन क्या होती है, गिव्स द राइट टू परचेज द अंडरलाइंग आइटम इन द ऑप्शन एग्रीमेंट. और पुट ऑप्शन जो होती है, गिव्स इट्स होल्डर द राइट टू सेल द अंडरलाइंग आइटम इन द ऑप्शन एग्रीमेंट. यानी एक कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है, एक कॉन्ट्रैक्ट टू बाय है या परचेज है. कॉल जो है वो परचेज है. पुट, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा. जी जी माशाल्लाह. ये ऑप्शंस जो हैं वो मतलब हम ऐसे समझ लें, सपोज कर लें कि वो करेंसीज की ट्रेडिंग हो रही है और करेंसी की ट्रेडिंग हो रही है, तो ये हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं कि कॉल और पुट ऑप्शन जो है ना. ठीक है कॉल परचेज करने के लिए और पुट जो है सेल करने के लिए. ठीक है. आइदर वो है और नॉट, मतलब हमारे पास नहीं है तो फिर भी हम पुट का ऑप्शन लगा सकते हैं. तो वो जो आपने ऊपर वो ऑप्शंस के बारे में बता रहे थे कि वो जो बायर होगा, बायर इज द होल्डर ऑफ द ऑप्शंस, ऐसे ही है. आप पूछ रहे हैं बायर जो है वो होल्डर ऑफ द ऑप्शन है. बिल्कुल, हाँ जी. बायर जो होगा, देखिए बायर भी होल्डर ऑफ द ऑप्शन हो सकता है. यानी एक बंदा है जो मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, मेकर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. वो सेल भी कर सकता है चीज और उसका कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है कि मैं चीज सेल करूंगा, और वो ये कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकता है कि मैं चीज बाय करना चाहता हूं, कौन बंदा है जो मुझे चीज सेल करना चाहेगा. अब अगर ये सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ये अब कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सारा कुछ यार आपने खिचड़ी बना दी है इब्राहिम. सीधी सी बात है, ये भी ये the फॉरेक्स one ट्रेडिंग who के अंदर is जो writer ऑप्शंस आ or रहे होते हैं ना, maker पुट और of the सेल के, ये उसकी option. बात कर रहा है. वो कह रहा है आप पुट भी कर सकते हैं उसमें और वो आप कॉल भी कर सकते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं सर. फॉरेक्स ट्रेडिंग से देख के. जी आप एक नहीं, चीज बताने लगे थे, ऐड करने लगे थे और आपने खिचड़ी बना दी. ये सर मैं उस लिहाज से पूछ रहा हूँ, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वहाँ पे जो करेंसीज की ट्रेडिंग होती है, तो वहाँ पे ये जो ऑप्शंस काम आते हैं होते जी हैं. जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वही तो हम पढ़ने लगे हैं. देखिए सही. हम कमोडिटी ऑप्शंस की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टॉक ऑप्शंस की बात भी नहीं कर रहे. हमने तो बात ही करेंसी ऑप्शंस की है, क्योंकि हम इस वक्त जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंस देख रहे हैं और उसमें हम करेंसी हेजिंग देख रहे हैं. तो करेंसी हेजिंग में सबसे बात पहले हमने शुरू की थी सिंपल फॉरेन एक्सचेंज रेट से. फॉरेन एक्सचेंज रेट से हम आए फॉरवर्ड पे, फॉरवर्ड से हम आए फ्यूचर पे, फ्यूचर से अब हम जा रहे हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन के बाद फिर मैं स्वैपिंग पे आऊंगा, स्वैपिंग के बाद फिर हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट की जो हेजिंग होती है,
और इंटरेस्ट रेट की हेजिंग से फिर हम जो है वो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग पे जाएंगे, जो कि मिनिमम जो मेरा इरादा है कि मैंने चीज जो है वो कवर करनी है। तो अब हम करेंसी ऑप्शंस के ऊपर आए हैं। फॉरेन एक्सचेंज की ही जो ट्रेडिंग जो होती है उसमें ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अगर हो तो कैसे वो एग्जीक्यूट होते हैं उस पर बात करनी है हमने इस टॉपिक में। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था जो बायर्स था वो ऊपर आपने वो ये अगर नीचे करें इसको ऑप्शंस की डेफिनेशन निकालें, जी अगर आप नीचे की बिल्कुल निकाल लेते हैं जी। ये ऑप्शंस की डेफिनेशन आ गई कि होल्डर इट गिव्स द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, मतलब अगर एक हमने कोई करेंसी पे ट्रेड लगा दी है तो उसकी एग्जीक्यूशन से पहले हमारे पास राइट है कि हम उससे काट भी सकते हैं। देखें अगर आप होल्डर ऑफ द एग्रीमेंट हैं तो आपके पास बिल्कुल राइट है। बात अभी भी सही। समझ में नहीं आई। देखें वो कह रहा है कि एन ऑप्शन इज समथिंग that gives its holder the right but not the obligation to take a particular course of action at some time in future। अब particular course of action जो है वो put option भी हो सकती है, वो call option भी हो सकती है कि मेरे पास कोई चीज है जो कि मैं बेचना चाहता हूं और मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, बनाता हूं कि मेरे पास क्योंकि चीज मेरे पास है और मैं बेचना चाह रहा हूं तो मैं 100 यूनिट्स ऑफ डॉलर बेचना चाह रहा हूं जो कि एक एक रुपए का जो है एक एक सिंगल यानी डॉलर है, $100 नहीं है, सिंगल डॉलर है और वो $100 हैं। इस तरह के मेरे पास 100 नोट हैं जो कि मैं बेचना चाह रहा हूं। तो कौन जो है वो मुझसे खरीदेगा और रेट हम बैठ के तय कर लेते हैं। अब ये मैंने यानी वो कर लिया, बेचने का जो है वो मैंने पोजीशन मैंने शॉर्ट ले ली कि मैं चीज बेचना चाह रहा हूं। इसी तरह मैं कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूं कि मैं खरीदना चाह रहा हूं और वो जो नोट होंगे वो एक एक डॉलर का ही नोट होना चाहिए। $1 से $10 का अगर आप मुझे नोट देंगे मैं मुंह पे मारूंगा आपके, आपने मुझे नोट $1 वाला ही देना है। और इस तरह के नोट जो है वो 100 होने चाहिए, तो मैं 100 आपसे डॉलर परचेज करूंगा। तो कौन ऐसा बंदा है जो कि मुझे बेचेगा? तो मैंने लॉन्ग पोजीशन ले ली कि यार मैं बाय करना चाह रहा हूं। अब मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उसमें स्पेसिफिकेशंस मैंने अपनी दे दी, रेट बैठ के तय कर लिया, पावर दूसरे के हाथ में दे दी कि आप अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो पावर आपके पास है, मेरे पास नहीं है। मुझे जब आप कहेंगे कि भाई ये लो बेटा एक एक डॉलर वाले नोट 100 और अब ये तुम्हें खरीदने पड़ेंगे, तो मुझे खरीदने पड़ेंगे, मैं बैकआउट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस। अच्छा जी। अच्छा तो एक्सपायरी, इसमें 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। 3 तरह के होते हैं ये, अमेरिकन होते हैं, यूरोपियन होते हैं और बर्मुदन ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये नाम के साथ ना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इनके नाम के साथ जो है अमेरिकन लिखा है तो ये अमेरिका में ही होते हैं और बाकी किसी जगह ट्रेड नहीं हो सकते, या यूरोपियन नाम लिखा हुआ है तो ये यूरोप में ही ट्रेड होता है और अमेरिका में ये ट्रेड नहीं हो सकता। और अगर ये ये बर्मुदन है 3 तो ये स्टाइल्स हैं, ये जी 3 स्टाइल्स हैं। हाँ 3 स्टाइल्स हैं कि an American style option can be exercised by its holder at any time on or before the expiry date। यानी वक्त से पहले भी अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो ऐसे ऑप्शन को अमेरिकन ऑप्शन कहा जाता है। यूरोपियन वाला जो होता है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होता, अमेरिकन फ्लेक्सिबल होता है, यूरोपियन वाला बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होता कि जब एक्सपायरी डेट आएगी बेटा तभी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होने लगा। और बरमूदन ऑप्शन में क्या होता है कि वक्त से पहले आप एग्जीक्यूट तो कर सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी नहीं चलानी है कि जिस दिन मुंह उठाए और आपने मुंह उठाया और कहा कि यार बस हम इस दिन जो है वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट कर तो सकते हो लेकिन वो डेट्स हम लोग खुद ही स्पेसिफाई करेंगे। मसलन महीने की 10, महीने की 20 और महीने की 30 को हो सकता है, लेकिन ये महीने की 8वीं तारीख को नहीं हो सकता, या 7वीं को, या 5वीं को, या 6वीं को नहीं हो सकता। करना है तो 10वीं डेट का वेट करना पड़ेगा। करना एग्जीक्यूट 20वीं का करना पड़ेगा वेट, 30वीं का करना पड़ेगा वेट। क्लियर है? यस सर।
अच्छा, फिर यहाँ पे जो ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस हैं वो हमने उस पे पहले बात की हुई है, तो हम ज़रा यहाँ से जो है वो चलते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप माशाल्लाह पहले भी जो है वो आप पढ़ भी चुके हैं कि एक्सरसाइज प्राइस क्या होती है। वो प्राइस जो कि आपके दरमियान पहले से ही जो है वो तयशुदा होती है, और जिस जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, तो उस प्राइस को हम एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। बाज़ जगहों पे इसको स्ट्राइक प्राइस के नाम से दिया हुआ होता है, बाज़ बुक्स में या बाज़ जगहों पे इसको एक्सरसाइज प्राइस कहा जाता है। बात जो है वो एक ही होती है। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी यही किया हुआ है। अच्छा जी, तो मज़ीद फिर इसमें जो एक और चीज़ थी वो ये थी कि options are obviously bought and sold. The seller of the OTC option is often called the option writer. जिसने वो बनाया हुआ होता है, ओवर द काउंटर है ये OTC जो है, जो बेच रहा है वो उसको ऑप्शन राइटर कहते हैं। Selling an over the counter option या OTC option is often called writing an option. For exchange traded options, it is more usual to refer sellers of the options who have a short position in the options. The option buyer or the option holder has the right to exercise the option but is not obligated or contractually required to do so. करना चाहे, एग्जीक्यूट करना चाहे तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता है तो उसके ऊपर कोई कंपल्शन या कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो लाजमी उसको एग्जीक्यूट करे। On the other hand, the seller or writer of the option is contractually obligated to sell or buy the underlying item if the option is exercised by its holder. अब अगर वो यानी उसको टेक्निकल उसने टर्मिनोलॉजी में सेलर कहा है कि अगर वो चीज जो है वो उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है, चीज का बाय करना या सेल करना इज समथिंग डिफरेंट, और कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना या कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना जो है वो यानी जो सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो ये भी हो सकता है कि वो सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चीजें बेच रहा हो, और सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही चीजें बाय भी कर सकता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा हूँ जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि मैं चीजें आपसे खरीदूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा हूँ कि मैं आपसे चीजें जो है वो बाय करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सेल करना इज समथिंग डिफरेंट, और जो अंडरलाइंग एसेट है वो होना जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट बात है। तो अच्छा, तो ऑप्शन प्रीमियम या सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी, सर ये जो ऑप्शंस हैं इसमें भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है? नहीं, ये अगर तो एक्सचेंज ट्रेडेड है तो फिर तो ठीक है, फिर बीच में एक्सचेंज इन्वॉल्व होगी, अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली ये जो ओवर द काउंटर भी हो सकते हैं, एक्सचेंज वाले भी हो सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं इसमें। ओवर द काउंटर वाला जो होगा फिर वो प्रॉपरली उस तरह ट्रेड उस पे एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहा होगा, और उसमें फिर आपकी आपस की अगर कोई स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं तो वो बीच में डाली जा सकती हैं। लेकिन अगर एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन है तो फिर ये काम नहीं हो सकता। एक मिनट जरा बाहर नॉक हुआ है, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा, सॉरी, फॉल सलाम। तो क्या क्वेश्चन हो रहा था या सवाल का जवाब मिल गया था? जी सर मिल गया। अच्छा, चलें जी। तो ऑप्शन प्रीमियम क्या है कि राइट अपने हाथ में रखने के लिए
आपको जो है वो ऑप्शन प्राइस देनी पड़ती है, जिसको ऑप्शन प्रीमियम कहा जाता है, कि दिस इज पेड बाय द बायर ऑफ द ऑप्शन टू द ऑप्शन सेलर व्हेन द ऑप्शन एग्रीमेंट इज मेड. The option writer therefore receives the premium no matter whether the option is subsequently exercised or not. जो हमने बिल्कुल शुरू शुरू में बात भी की थी, आरिश ये ऑप्शंस तुमने पहले नहीं पढ़े हुए यार? सर नहीं सर, इस तरह डिटेल में नहीं पढ़े, अच्छा, क्योंकि बस मैंने नाम इनको, आए थे। ये इन निकम्मों को पढ़ाए हुए तो हैं, पता नहीं इनको याद हैं कि नहीं याद हैं। तो मैं तो इस वजह से ज़रा थोड़ा सा तेज़ी तेज़ी से काम आगे चला रहा हूँ कि ये चीज़ें, क्योंकि इनको वैसे पता ही हैं नहीं तो। सर, समझ आ रही है। अच्छा, ठीक हो गया। तो जी सर। जो अगर आपने राइट अपने हाथ में रखना है तो आपको उसके लिए प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ेगा। जो जो होल्डर ऑफ द ऑप्शन होगा, अगर वो राइट रखना चाहता है हाथ में तो प्रीमियम रखेगा, और ये प्रीमियम जो है वो एट द वेरी ऑनसेट जो है वो पे कर दिया जाता है। अब बाद में अगर आप उसको ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपने राइट अपने पास रखा हुआ है, तो इसी बात के ही तो पैसे पे किए थे आपने, कि आपने ये पावर अपने हाथ में रखी हुई। और अगर आप नहीं एक्सरसाइज करना चाहते तो जो पैसे आप पहले से ही उसको पे कर चुके हैं, उससे ज्यादा पैसे पे करने के ऑब्वियसली आप पाबंद नहीं है। आपके पास राइट है, आप देना चाहें, एग्जीक्यूट करना चाहें तो ठीक है, एग्जीक्यूट ना करना चाहें तो फिर भी ठीक है। ओवरऑल गेन या लॉस जब हम किसी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पे हम जो है वो डिटरमिन कर रहे होते हैं, तो ओवरऑल गेन या लॉस में ये वाली अमाउंट भी बीच में शामिल की जाती है, जो कि आपने प्रीमियम के तौर पे उसको पहले पे की थी। अब अगर तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपको, अभी हम थोड़ा आगे जाके जो है वो हम देखेंगे कि अगर वो प्रीमियम पे करने के बाद आपको अमाउंट जो है वो यानी फायदे में कुछ थोड़ी बहुत पड़ रही है, तो आप उसको कहते हैं कि ये जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है ये इन द मनी, ये टेक्निकल जो है वो टर्मिनोलॉजी, कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। इन द मनी वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एग्जीक्यूशन प्राइस जो होगी वो आपकी इस सारी प्राइस से जरा थोड़ी सी बेहतर होगी। आसान मतलब अल्फाज आपको में, फायदा होगा। जिसमें आपको आसान अल्फाज में जिसको आप में जिस पे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो जो है वो इन द मनी, इन द मनी, जो जिस पे प्रॉफिट नहीं हो रहा वो एट द मनी, जो बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस, आपको यानी ब्रेक इवन हो रहा है वो एट द मनी, जिसमें लॉस हो रहा है वो आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी। ठीक है जी, ये चीज मेरा ख्याल है कि उन्होंने यहाँ पे, अच्छा, नहीं डिस्कस की हुई ये चीज जो है वो नहीं डिस्कस हुई हुई। अच्छा, एनी कोई, हमने बहरहाल देख लिया कि ये चीज जो है वो इस तरह होती है। तीन जो है वो हमारे पास स्टाइल्स हैं और तीन ही हमारे पास जो है वो ऑप्शंस होती हैं। अच्छा, हमारे पास तकरीबन आपको 4-5 मिनट ही रहते हैं, तो इसमें फिर उन्होंने एक वो दी हुई है, एग्जाम्पल भी नीचे दी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल September call options at a strike price of $1.22 in a dollar to euro contract were being traded at a price of 0.34. In this particular example, this premium price is stated in US dollar cents per euro. Each traded option in on the CME exchange is for 1,25,000 euros in exchange for US dollars, and the cost of one September call option was therefore $425, जो कि उसका 34% जो है वो बनता है। एक मिनट में जरा इंतहाई माजरत, जरा वो करने
अच्छा जी, तो बात कहाँ पे पहुंची थी? बात ये एग्जांपल पे थी। हाँ, अच्छा अच्छा। अब ये जो 1,25,000 जो का कॉन्ट्रैक्ट है, एक एक आपका, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप, ये जो आपने प्राइस पे करके और आपने जो साइन किया है, ये आपने वो रखी है अपने पास, यानी $425 पे करके, लेकिन ये $425 कहाँ से आए? ये जो कर्सर अगर आपको नजर आ रहा है, तो ये जो आपने 0.34 का आपने जो प्रीमियम जो आपने पे किया था 34 पॉइंट्स का, तो 34 पॉइंट्स कह लें, 34 बेसिस पॉइंट्स कह लें, तो इससे जब आपने मल्टीप्लाई किया तो $425 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो फिर ये राइट आपके हाथ में आ जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इतनी अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। और सिमिलरली द प्रीमियम फॉर अ डिसंबर पुट ऑप्शन एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ इतना was ये उन्होंने हमें बताया हुआ है कि अगर स्ट्राइक प्राइस जो है वो $1.25 हो, तो फिर उसके ऊपर जो है वो प्रीमियम जो है वो आपका कितना बनेगा। ये अमाउंट जो है वो ऑब्वियसली उसने यहाँ पे 49 सेंट्स है, जबकि ऊपर जो थी वो 34 सेंट्स थी। तो 49, क्योंकि अब यहाँ पे जो वो प्राइस है, वो प्राइस भी जो है वो थोड़ी सी ऊपर चली गई है, वो वहाँ पे 1.22 थी और यहाँ पे 1.25 है। तो जो इसकी हम कैलकुलेशन, आगे एग्जांपल वगैरह भी है, वो भी हमने ज़रा डिटेल में देखनी है। आज अब बस सिर्फ ये था कि मैं ज़रा थोड़ा सा इसका रिफ्रेशर आप लोगों को दे दूं, ओवरव्यू के ये बेसिकली नहीं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी आर दिए हुए, गुड। An option is in the money when its exercise price is more favorable to the option holder than the current market price of the underlying item. अब अगर मार्केट प्राइस से, या जो आपकी स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस से अगर आपकी एक्सरसाइज प्राइस जो है वो आपकी वो फेवरेबल हो, तो वो इन द मनी होता है। और इसमें वो ये जो प्रीमियम वगैरह और ये सारी चीजें होती है ना, ये अकोमोडेट सारी कुछ करके और उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। और ऑप्शन इज एट द मनी व्हेन द एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस जो होती है इज एग्जैक्टली इक्वल टू द करंट मार्केट प्राइस, और एन ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी व्हेन इट्स एक्सरसाइज प्राइस इज लेस फेवरेबल टू द ऑप्शन होल्डर। ठीक है जी, ठीक हो गया। फिर नीचे सर उन्होंने, यहाँ जो ये करंट मार्केट प्राइस जो कह रहे हैं, ये मतलब फ्यूचर प्राइस? ना करंट मार्केट प्राइस मींस जो स्पॉट प्राइस चल रही है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जो आपकी स्पॉट प्राइस चल रही है, देखें आपके हाथ में ऑप्शन है कि आप चीज को एक्सरसाइज करें या ना करें। अब जब डेट आ गई, जब आपने एग्जीक्यूट करना था, तो आपको पता है कि यार अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करूं तो मुझे ये चीज फायदे में पड़ेगी या नुकसान में पड़ेगी। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करूं और अच्छा। मार्केट प्राइस अगर ज्यादा हो, तो फिर तो और मैं चीज अगर सेल कर रहा हूं, तो मुझे इस बंदे को सस्ती चीज सेल करने में तो नुकसान है, और अगर मैं मार्केट में चीज बेच दूं तो मुझे फायदा है। तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट या एक्सरसाइज करना चाहिए ही नहीं, या करना चाहिए, या ऑप्शन, क्योंकि वो मेरे पास चॉइस मौजूद है कि मैं जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। सर ये चॉइस तो सिर्फ एक बंदे के पास मौजूद है ना, जो होल्डर है, जो बायर ऑफ द ऑप्शन। जी 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 जी, वो सेलर के पास नहीं होती है, मेकर या सेलर ऑफ द ऑप्शन के पास ये चॉइस टू एग्जीक्यूट कंफर्ट में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, टाइम खत्म होने वाला है और बिल्कुल लास्ट मिनट है हमारे पास। तो नेक्स्ट जो वो जो आपकी 2 क्लासेस मिस हुई हैं, उसके बदले में भी कोई क्लास जो है वो आपने रखनी है। बेशक आप 2 या 3 स्लॉट्स में करके रख लें, मुझे उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई सैटरडेज वगैरह आपको घंटा घंटा तकरीबन मुझे कोई देना पड़ेगा। सर फ्राइडे रख लें। अच्छा था, कर लेंगे। फ्राइडे को मेरी असल में इधर भी क्लास होती है, मॉर्निंग में मेरी क्लास है यूसीपी में, जुम्मे के बाद मेरी क्लास होती है एयर यूनिवर्सिटी में।